नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे जातिवाद के ऊपर। नमस्कार शर्मा जी। नमस्कार, नमस्कार। तो शर्मा जी, इससे पहले कि हम कुछ ज़्यादा इस पे चर्चा करें, आप ये समझाएँ कि जातिवाद है क्या? और इसका उसके पीछे क्या हो रहा है? क्यों हुआ था ये? तो थोड़ा ये बैकग्राउंड बताइए इसके बारे में। हाँ, ये ऐसा है कि जातिवाद एक्चुअली वास्तव में देखा जाए तो जाति तो एक एक तरह का जिन लोगों को एक तरह का शरीर प्राप्त है, शरीर के आधार पे ही जाति का वास्तव में देखा जाए तो निर्णय होता है। जैसे कि मानव जाति, पशु जाति, पक्षी जाति, सर्प जाति, मत्स्य जाति, तो ये जातियाँ हैं। लेकिन मनुष्यों में क्योंकि मनुष्य जो है वो मनुष्य को मन के अलावा दूसरी शक्ति बुद्धि भी प्राप्त है। बाकी जीवों को मुख्य रूप से मन प्राप्त है और मन जो है वो 5 तरीके से कर्म कराता है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य 5-6 ये जो मार्ग हैं, इन प्रवृत्तियों के अनुसार मन जो है जीव को कर्म कराता है या जीव जो है इन्हीं 5-6 रास्ते से कर्म करता है। लेकिन मनुष्य के जीवन में प्रकृति ने मनुष्य को बुद्धि भी दी है और बुद्धि के कारण मनुष्य में विवेक की शक्ति है। विवेक की शक्ति का अर्थ है कि वो एनालाइज कर सकता है, विचार कर सकता है और कर्म के परिणाम को वो पहले ही समझ सकता है। तो जब वो कर्म के परिणाम को पहले समझ सकता है, तो अपने आप को उस कर्म को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका निर्णय लेने की उसमें शक्ति प्राप्त होती है। लेकिन वो निर्णय लेने के लिए फिर ज्ञान और अज्ञान 2 परिस्थिति होती है। अगर अज्ञानता है, तो फिर वो जो निर्णय लेगा, वो अज्ञान के वश होकर के उसका निर्णय गलत हो सकता है, जिसका कुपरिणाम होगा। और अगर ज्ञान प्राप्त किया है, तो ज्ञान के आधार पे अगर वो प्रवृत्त होकर के कर्म करेगा, तो उसका परिणाम शुभ होगा, अच्छा होगा, सुखद होगा। तो ये बुद्धि के कारण मनुष्य में ज़रूरत से ज़्यादा सोचने की, विचार करने की और परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति मनुष्य के जीवन में प्राप्त है। हालाँकि सबको अपने आप को प्रोटेक्ट करने की, अपनी रक्षा करने की सभी जीवों में है क्योंकि वो तो मन के ऊपर आधारित है। लेकिन मनुष्य के जीवन में उससे ज़्यादा विवेक शक्ति के कारण वो बहुत कुछ ज़्यादा सोच सकता है, कर सकता है। तो हुआ ये कि मनुष्य में देखा ये गया कि एक तरह के कर्म करने वाले अपने आप को एक उसके प्रति उनका ज़्यादा लगाव होने लगा। अब जैसे मान लो कि कोई कृषि का काम करता है, तो अगर 2 कृषक हैं, 2 कृषि का काम करने वाले हैं, तो वास्तव में उनमें दोनों में आपस में ज़्यादा घनिष्ठता हो जाएगी। उसी प्रकार से जो विद्या अध्ययन का काम करते हैं, ज्ञान अर्जित करने का काम करते हैं, ज्ञान बाँटने का काम करते हैं, तो उनमें घनिष्ठता हो जाएगी। तो इस तरह की जो एक स उस इससे क्या हुआ कि समुदाय बनने लगा और ये समुदाय बनते-बनते क्या हुआ, लेकिन समुदाय बनते-बनते ये जाति में बनने लगा या मनुष्य ने इसको जाति के रूप में लेना शुरू कर दिया कि हम कृषि जाति के हैं, हम उम, प ये ब्राह्मण का कर्म कर रहे हैं। लेकिन इसमें भी ज्ञान की दृष्टि से ये देखा जाए तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये भी जाति नहीं है। बाकी जो कर्म के अनुसार जैसे कोई किसान है, कोई
वैश्य का काम करता है, कोई सुनार का काम करता है, कोई बढ़ई का काम करता है। तो ये सब जो है ये तो प्रोफ़ेशनल आइडेंटिफ़िकेशन है। ये तो लोगों के कर्म के आधार पे उनकी एक पहचान है। अब कल एक सुनार का लड़का डॉक्टर बन जाता है और डॉक्टर का बेटा कल इंजीनियर बन जाता है, तो उससे पूछो कि आप कौन जाति के हो? तो बोलेगा हम सुनार जाति के हैं। जबकि उसका बाबा जो है वो सोने का काम करता था, वो सुनार जाति, तो वो अपने आप को सुनार जाति का कहता था। लेकिन उसका बेटा कल डॉक्टर हो गया, तो क्या कोई डॉक्टर कोई जाति है? डॉक्टर तो एक प्रोफ़ेशनल आइडेंटिफ़िकेशन है। ये तो उसके कर्म का पहचान है। उसी प्रकार इंजीनियर कोई जाति नहीं है, वो एक कर्म का पहचान है। लेकिन ये जाति बन कर के और इसमें ज़रूरत से ज़्यादा जो एक समुदाय की जो भावना जो प्रवृत्त हो गई समाज में, उसके कई कारण हैं। अगर आप अपने शास्त्र के ज्ञान की दृष्टि से देखें, जो हमारे शास्त्र का ज्ञान है, वैदिक युग से, उसमें सिर्फ़ 4 संस्कार हैं और वो हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये भी जाति नहीं है, ये 4 संस्कार हैं। ये 4 संस्कार लेकर के जीव, मनुष्य जो है, वो उत्पन्न होता है। और इनकी ये और इनमें ये 4 संस्कार के अलावा इसको भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में इसका वर्णन किया है। इसको वर्ण कहा गया है, वर्ण संस्कार। और 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनके सम्मिश्रण से संपूर्ण सृष्टि बनी हुई है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये संस्कार हैं और ये ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ब्राह्मण है तो उसमें पूर्ण रूप से 100% वो ब्राह्मण है। क्योंकि चारों चारों संस्कार का होना आवश्यक है जीवन के निर्वाह के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए। इवन हमारे शरीर में ये चारों हैं। सिर जो है, जहाँ की सोचने की शक्ति है, ये ब्राह्मण है। कर्म करने की शक्ति, ये वक्षस्थल जो है, ये क्षत्रिय है। उदर जो है, ये वैश्य है, जहाँ अन्न ग्रहण करना, अन्न को पचाना और अन्न के प्रभाव को संपूर्ण शरीर में बाँटना, ये वैश्य है। और ये पैर जो है, ये तीनों समाज के ये तीनों समुदाय को का रक्षा करता है, सेवा करता है, उसको सँभालता है, वो शूद्र है, क्योंकि इस पैर के ऊपर ही तो तीनों हैं। तो आप देखो कि हमारे शरीर के अंदर ही चारों चारों हैं। या तो शर्मा जी ये तो बात समझ में आती है। हाँ, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि पिछले कई वर्षों से हाँ, भारतवर्ष में काफ़ी तनाव चल रहा है जातिवाद के ऊपर। शूद्रों के साथ ये नहीं होना चाहिए। पिछड़ी हुई जो लोग हैं उनके उनके ऊपर कई बातें चलती रहती हैं, उनके संरक्षण के लिए बातें चलती रहती हैं और बहुत ही तनाव चल रहा है समाज में जातिवाद को लेकर। तो ये इसके पीछे कारण क्या है? क्यों लोग जो हैं आपस में झगड़ रहे हैं जातिवाद को लेकर? जबकि आपके अनुसार ये जातिवाद का तो कोई मुद्दा होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। ऐसा है कि इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को ये देख लेना चाहिए कि क्या जाति के नाम पे समाज में जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं, वो क्या हमारे वैदिक युग से आती हैं? नहीं आती हैं। हुँ। वैदिक युग से सिर्फ़ 4 संस्कार का वर्णन है और 3 गुणों का वर्णन है। उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये 4 संस्कार हैं। ये जाति नहीं है। जाति तो एकमात्र मानव जाति है। जिस किसी को भी मनुष्य का शरीर प्राप्त है, वो मानव जाति है। उसके रंग भिन्न हो सकते हैं, उसका रूप रंग भिन्न हो सकता है, लेकिन शरीर सबका मानव का है, तो वो मानव जाति है। अब ये जो जातिवाद जो भारतवर्ष में गूढ़ रूप से प्रवृत्त हो गया, उसका कारण ये हुआ कि 1000 साल पहले से भारतवर्ष में बाहर से लोग आने लगे और जब बाहर से
किसी भी समाज के ऊपर आक्रमण होता है तो होता क्या है कि जो लोग जिस प्रोफ़ेशन के, जिस कर्म में थे, वो आपस में एक कम्युनिटी की भावना, एक समुदाय की भावना बना करके अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए रहने लगे। अब जैसे सोनार का जो काम करने वाले थे, तो सारे सोनार जो हैं आपस में एकजुट होकर के एक समुदाय बन कर के रहने लगे कि एक-दूसरे का हम लोग की रक्षा करेंगे। उसी तरह से ब्राह्मण, उसी तरह से और प्रोफ़ेशन के लोग जो है, जो जिस प्रोफ़ेशन में हों, चाहे कृषि के प्रोफ़ेशन में हों या कारपेंटरी बढ़ई का काम कर रहे हों, मतलब जो जिस काम में भी लोग थे, उस काम में वो अपने एक कम्युनिटी की फीलिंग बना कर के लोग रहने लगे इन ऑर्डर टू बी प्रोटेक्टेड। अपने आप की रक्षा करने के लिए कि एक-दूसरे के ऊपर कोई आक्रमण हो, तो हम एक-दूसरे की रक्षा करें। अब ये सिचुएशन, ये परिस्थिति काफ़ी समय तक चलती रही, क्योंकि जब बाहर से लोग आकर के आक्रमण किए, फिर वो यहाँ बैठ गए, फिर वो यहाँ शासन करने लगे, फिर जो हिंदू समुदाय था, उनके ऊपर तरह-तरह की आत्माएँ आने लगीं। तो हुआ क्या कि ये जो लोग अपने आप में सिमट करके रह रहे थे, वो अब क्या हुआ कि वो आपस में संबंध भी करने लगे। अब ब्राह्मण का जो प्रोफ़ेशन में जो लोग थे, वो भी ब्राह्मणों में ही शादी-विवाह करने लगे, क्षत्रिय में, वैश्य में, शूद्र में। तो ये एक समुदाय की भावना ऐसी प्रवृत्त होती चली गई कि ये लोग सिमट करके अपने-अपने समुदाय में ही शादी-विवाह करने लगे और ये काफ़ी समय तक, हज़ार साल में चलता रहा। हुँ। इससे उनको ये लगा कि एक तो हम सेफ हैं, हाँ। अपने ही समुदाय में हैं और उसका जो साइड इफ़ेक्ट हुआ, वो डिस्टेंस बढ़ गया एक-दूसरे के साथ। यस। तो उससे क्या हुआ कि समाज में एक ये डिवीज़न पैदा हो गया और जो बाहर से लोग आकर के जो आक्रमण करके जब शासन करने लगे भारतवर्ष में, तो उन्होंने भी देखा कि भाई ये तो बहुत बढ़िया है, डिवाइड एंड रूल, समाज इनको इनको विभाजित करके रखो और इनमें आपस में इनको मिलने मत दो, लड़ाते रहो। उसके बाद जब ब्रिटिश आए, तो ब्रिटिश ने भी देखा ये तो बहुत बढ़िया है। ब्रिटिश तो एक कदम और आगे बढ़ गए। वो हिंदू हिंदू समाज को तो विभाजित देखा, उसको और भी उन्होंने रीइन्फोर्स कर दिया। हुँ, हुँ। उन्होंने देखा कि अब तो यहाँ इस्लाम भी आ गया, तो यहाँ मुसलमान भी हैं, तो अब हिंदुओं और मुसलमानों को भी विभाजित करके रखो। तो वहाँ भी उन्होंने उस विभाजन को डिवाइड एंड रूल के रूप में उन्होंने लिया। तो 170 साल, 200 साल के करीब ब्रिटिश रूल किए भारतवर्ष को। तो उस पीरियड में भी हिंदू समाज जो है वो विभाजित रहा और हिंदू और मुस्लिम भी विभाजित रहे। और उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ, देश की आज़ादी के बाद जो हमारी जो ये राजनीतिक पार्टियाँ हैं, पार्टी पॉलिटिक्स में भी उन्होंने भी देखा कि भाई ये तो अच्छा है, वोट बैंक। अब कोई मान लो ब्राह्मण समुदाय से जो आता है, तो ब्राह्मणों को भटका करके कि वोट बैंक अपने तरफ, कोई क्षत्रिय समाज से आता है तो क्षत्रियों को, कोई शूद्र समाज से आता है तो वो शूद्र वोट को एकत्रित करने की कोशिश करने लगा। और उसमें इस बीच में ये भी हुआ कि कुछ वो समाज, जो लोग मान लिया कि जो प्रबुद्ध नहीं थे, ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं होते थे, वो शूद्र का काम करते थे, सफाई का काम करते थे। तो धीरे-धीरे लोगों में उनमें हीन भावना आने लगी और जो लोग ज़रा ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य समाज के जो लोग थे, वो उनको डिस्क्रिमिनेट करने लगे, क्योंकि ये सब चीज़ें डिवाइड एंड रूल, विभाजन का एक एक आप समझ लो कि खेल खेल बन गया। लेकिन इस खेल के कारण क्या हुआ कि जो पिछड़ा वर्ग था, तो उसके लिए हुआ कि भाई अब इनको इनको उठाना है। अब इनको उठाने के नाम पे हुआ यह कि उनको रिज़र्वेशन देना है। अब रिज़र्वेशन जब शुरू हुआ, तो रिज़र्वेशन होना चाहिए कि भई रिज़र्वेशन की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता ये है कि जो पिछड़ा है,
जो ज्ञान से परे है, जो शास्त्रों का या अध्ययन या विद्याध्ययन नहीं कर पा रहा है, उन सबको समान रूप से विद्याध्ययन का अवसर दिया जाए। सबको सारे स्कूल में एक ही सिलेबस हो और सभी स्कूल में जाएं और सभी एक स्तर का ज्ञान प्राप्त करें। अच्छा, एक चीज़ और भी है शर्मा जी हाँ, कि इकोनॉमिक जो डिस्पैरिटी है, हाँ, वो भी बहुत बढ़ गई है। हाँ, समाज उस तरह के जो वर्ग बने हुए हैं, उनमें काफ़ी बढ़ गई है और फिर वो जो आरक्षण या रिज़र्वेशन जो किया है, उससे भी और प्रॉब्लम आ रही है। हालाँकि आरक्षण ज़रूरी था शुरू में, लेकिन अब उसको भी लोग जो है, उसका अनड्यू एडवांटेज दे रहे हैं। हाँ। ऐसा है कि अम्बेडकर ने जब कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था, तो उसमें एक समय निश्चित कर दिया गया था कि आरक्षण इतने समय तक होगा, इतने वर्ष तक होगा। उसके बाद आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। एक्चुअली आरक्षण की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि अगर हम सबको समान रूप से ज्ञान का अधिकार देते हैं फिर कोई ज़रूरत ही नहीं है। और सभी उसी स्कूल में जा रहे हैं जिसमें कि एक ब्राह्मण समाज समुदाय का बच्चा जा रहा है और उसी में एक शुद्ध समाज का बच्चा जा रहा है, या एक जो जंगल में रहने वाले जो ट्राइबल लोग हैं, हमारे जंगली लोग, वो भी अगर उस स्कूल में जा रहे हैं और सभी बच्चों को समान रूप से वो वही विद्याध्ययन, वही सिलेबस प्राप्त हो रहा है, तो फिर आरक्षण की आवश्यकता क्या है? हुँ। तो अब ये तो कारण समझ में आ रहे हैं और ये कई वर्षों से चल रहे हैं, राइट? अब इसका जो है किस तरह से समाधान करना चाहिए? इसका समाधान इसके समाधान के पीछे 2 बातें समझनी ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि आज आज़ादी के 75 साल पूरे हो चुके हैं। इस 75 साल में हमारे भारत सरकार की अ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो भारतवर्ष के सभी लोगों के लिए स्कूल की जो आवश्यकता है, कॉलेज की जो आवश्यकता है, वो पूर्ण रूप से सबको प्राप्त हो। हुँ। अब सभी जब स्कूल जाने लगे और सभी स्कूलों में एक ही सिलेबस हो हुँ। और वो सिलेबस अ, इस तरह से उसको परिष्कृत किया जाए जिससे कि ज्ञान का स्तर सबको प्राप्त हो। तो ये काम भारत सरकार का था जो कि 75 साल में पूरे हो जाने चाहिए थे। और इस 75 साल में अगर सब लोग एक स्तर का ज्ञान प्राप्त करते, एक ही सिलेबस होता, तो सबके सोचने की जो शक्ति थी, समझने की जो प्रतिभा थी, वो सबको समान रूप से प्राप्त होती। वो लेकिन तो हुआ नहीं, वो तो हुआ नहीं। फिर वो डिस्पैरिटी नहीं हो पाती। हालाँकि पूर्ण रूप से डिस्पैरिटी को कभी भी नहीं हटाया जा सकता है, क्योंकि बच्चा स्कूल में जाकर के एक ही सिलेबस से पढ़ कर के तो आएगा, लेकिन हर किसी के परिवार का जो स्तर है, जो जैसे माता-पिता का जो प्रारब्ध है, उनकी जो बुद्धि है, उनका जो संस्कार है, उसके अनुसार जो उनका व्यवहार है, क्योंकि सबसे पहली पढ़ाई बच्चे की तो परिवार से शुरू होती है। सबसे पहले माता से शुरू होती है, पिता से शुरू होती है, उसके बाद परिवार से शुरू होती है, फिर जिस समाज में बच्चा पलता है, रहता है, खेलता है, वहाँ से परिष्कृत होता है। तो वो भी लेकर के वो आता है। लेकिन ये कभी भी सबका समान नहीं हो सकता। राइट। हर परिवार का स्तर, हर परिवार का प्रारब्ध, संस्कार एक जैसा नहीं हो सकता है। लेकिन कम से कम स्कूल का जो सिलेबस है, वो एक होना चाहिए। वो कम से कम एक होगा, तो उस स्तर पे कुछ हद तक तो समानता होगी सोचने में। हुँ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो ये हमेशा हमको समझना होगा कि कभी भी 100% इकोनॉमिक पैरिटी नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है, क्योंकि कोई भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ये भौतिक उपलब्धि है और भौतिकता को प्राप्त करने के पीछे मनुष्य का जो अपना संस्कार है,
वो उसके साथ होता है। अब जो जिसमें ब्राह्मण संस्कार ज़्यादा होगा, वो कभी भी बहुत ज़्यादा भौतिकता को प्राप्त करने के लिए नहीं दौड़ेगा। उसमें वो प्रवृत्त होगा ज़्यादा ज्ञान हासिल करने के पीछे। वो शास्त्रों का अध्ययन करने की कोशिश करेगा। भगवान क्या है उसको समझने की कोशिश करेगा। ज्ञान क्या है, ज्ञान के पीछे वो भागेगा और जो ज्ञान प्राप्त करेगा वो ज्ञान बाँटने में उसकी प्रवृत्ति होगी। तो इस तरह के जो संस्कार जिसमें होंगे वो ब्राह्मण संस्कार का होगा। क्षत्रिय जो है वो समाज की रक्षा करने के लिए लड़ने को भी तैयार होगा, लोगों की रक्षा करने के लिए। वैश्य जो होगा तो उसका संस्कार होगा वो कृषि करना, गौपालन करना, अन्न उत्पन्न करना, अन्न बाँटना, उसमें उसकी बुद्धि उस तरफ चलेगी। अच्छा शर्मा जी, अब समय को देखते हुए आप आखिर में ये बताइए कि हर जीव को क्या करना चाहिए जिससे ये जो हमारे समाज में रोग बन गया है जातिवाद का, वो कैसे दूर होगा? आखिरी मैसेज बताइए। ये अब आवश्यकता ये है कि भारतवर्ष में आज की परिस्थिति के अनुसार हम देखें तो मैं समझता हूँ कि अब भारतवर्ष के हर कोने-कोने में स्कूल है। अब गवर्नमेंट को चाहिए, गवर्नमेंट की जो मशीनरी है, पंचायत है, वो ये इंश्योर करे कि कोई भी बच्चा स्कूल जाने से वंचित न रहे। वो स्कूल अवश्य जाए और स्कूल स्तर का जो शिक्षा की जो पद्धति है, वो सबको समान रूप से एक सिलेबस के अनुसार देश में प्राप्त हो। और मनुष्य समाज जो है भारतवर्ष में मीडिया के माध्यम से, सरकार के और चैनल के माध्यम से और कानून के माध्यम से ये बता दिया जाए कि जाति जो है वो प्रोफ़ेशन के आधार पे जाति नहीं होती है। जाति एकमात्र मानव जाति है। इसीलिए कहा है संतों ने कि एक माटी की सब काया, को इन ऊँच नीच नाई। सबका शरीर एक ही मिट्टी का बना हुआ है, कोई ऊँचा-नीचा नहीं है। तो ये ज्ञान जो है बड़े सिंपल से वे में समाज में देना है, जिससे कि लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ जाए और वो आपस में लड़ना झगड़ना जो है बंद कर दें और सिर्फ सोचे समाज कल्याण के बारे में। कि देखिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये जाति नहीं है, हाँ, ये कर्म का विधान है। तो अभी जो और हमारे इसको जाति रूप में लेना ये सबसे बड़ी मनुष्य की अज्ञानता है जो इसको जाति के रूप में लेते हैं। ये संस्कार है। एक शूद्र जो है वो भी महान हो सकता है। आप वाल्मीकि को देखो, आप हिंदुस्तान में शूद्रों को कहा जाता है ये वाल्मीकि समाज है। कितनी बड़ी मूर्खता है। वाल्मीकि जैसा महाकवि, आदि कवि जिसको कहा जाता है, जिन्होंने कि सबसे पहले कविता के रूप में रामायण की रचना की, आदि कवि वाल्मीकि को कहा जाता है। वेदव्यास उसके पिता जो थे वो मछली का वो करते थे, या नाविक थे, व्यापार करते थे, तो उसकी वो कन्या थी। उससे व्यास आते हैं और भगवान राम रामावतार में भगवान राम सेवरी का जूठा बैर खाते हैं। तो वो कहने के लिए तो आप कहोगे कि वो शूद्र थी और क्षत्रिय वंश का राजा, राजकुमार उसका जूठा बैर खा रहा है। कहाँ है जाति? ये तो संस्कार है मेरे भाई। यस, तो वो सेवरी जो अपना भगवान राम से इतना प्रेम कर रही है श्रद्धा के कारण कि कोई जो भी बैर वो खाएँ, वो खट्टा बैर ना हो, मीठा बैर हो, इसलिए तो वो टेस्ट कर मीठा बैर चख कर कितना मीठा उनको खिला रही है। ये मनुष्य का भाव है। तो ज्ञान की दृष्टि जब मनुष्य को प्राप्त होगी, तो ये जो भेदभाव है वो खत्म हो जाता है। या तो आवश्यक है कि ये ज्ञान बाँटा जाए मीडिया और सरकार के माध्यम से कि लोगों के दिमाग से ये बात निकल जाए कि एकमात्र मानव जाति है और संपूर्ण मानव जाति सिर्फ़ अपने-अपने संस्कार, अपने प्रारब्ध के अनुसार वो कर्म करता है और अपने कर्मों का भोग भोगता है। या अच्छा शर्मा जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आज के लिए और हम आगे इस पे और चर्चा करेंगे। मित्रों, धन्यवाद।